हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं, वो ज्योग्राफी का चैप्टर है और इसमें जो है वो क्लास कौन सी है आपकी, तो क्लास आपकी 6 की है और चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर का नाम है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? सौरमंडल में पृथ्वी की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो सूर्यास्त के समय आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, यानी सुबह का समय जो होता है, आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं पहले पहले, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है और आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं, यानी ये काउंटलेस हो जाते हैं। ठीक है, और संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है। ठीक है, छोटे छोटे जो आकाश में नए नए वस्तुएं हो जाती है और चमकदार भी होती है, इन जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं व कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट आने से अलग है। ठीक है, यानी कुछ की जो है टिमटिमाहट अलग होती है, यानी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी में से ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। और कोई तो मतलब टिमटिमाते नहीं है, लेकिन चंद्रमा का क्या होता है कि सूरज की जब रोशनी पड़ती है चंद्रमा पे, चंद्रमा का अपना कोई लाइट नहीं होता, तब चंद्रमा चमकता है। ठीक है, उसी तरह से तारे के साथ भी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, और सबसे नज़दीक है, इसीलिए हमको दिखाई देता है। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, सारे वस्तुओं के साथ आकाश में हम चंद्रमा को भी देखते हैं। या अलग अलग समय पर क्या होते हैं कि अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ठीक है, वो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यानी क्या है कि 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या बोल रहा है कि आप जो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देखते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा को जिसको फुल मून बोलते हैं, तो महीने में एक बार देखते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, जब फुल मून डे होता है या फिर पूर्णिमा के दिन हम लोग चांद को पूरा देखते हैं। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते। 15 दिन के बाद, ये 15 दिन का ही टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, यह नए जो होते हैं चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, या नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है जब हम नहीं देख पाते। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि बात की जा रही है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा या उन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। यानी कहने का मतलब कि चमकता तो वो दिन में भी है तारे, लेकिन क्या होता है कि सूर्य की रोशनी ज़्यादा है, तो ये जो होती है कम रोशनी है, सूर्य की ज़्यादा है, तो ये क्या होती है कि हमको सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, हमको छोटे तारों की रोशनी नहीं दिखाई देती है। छोटे तारे नहीं, ये दूर तारे होते हैं। ठीक है, यही बात है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं वो बड़े आकार में होते हैं, गर्म भी होते हैं, गैसों से भी बने होते हैं, और उनके पास क्या होता है, खगोलीय पिंड के पास ऊष्मा भी होती है, प्रकाश भी होती है। ठीक है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। कौन? तो खगोलीय पिंड। उसी तरह इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य भी एक तारा है और इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? एक तारा की कैटेगरी में आता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि ये देखिए, ये तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये स्पेशली फॉर चाइल्ड के लिए ही है, तो आप इस सबको वीडियो में जूम करती हो
तो जो जिनका यूपीपीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी भी होगा तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपका जो बच्चे हैं उनके लिए भी है जो क्लास 6 के हैं। तो ये मैं स्पेशली सारे कैटेगरी के लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। और देखिए आपका सीटेट जो होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और जितने भी स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, सेंटर से रिलेटेड, सारे में एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ज्योग्राफी तो और भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ये ध्रुव तारा दिखा रहा है, यानी ये जो है उत्तर दिशा में, और ये जो है वो उत्तर दिशा में देख रही है, और उसके अलावा संकेत तारे हैं, और उसके बाद आपको देखिएगा कि धूरे तारे होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये क्या है, सप्तऋषि और ध्रुव तारे दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ क्या है कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है रात के समय क्या होता है कि चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, और लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम उसकी सूक्ष्म और प्रकाश महसूस नहीं कर पाते, यानी तारे जो होते हैं। ठीक है, अनगिनत सूर्य के समान ही और भी तारे चमकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते, क्योंकि दूरी ज़्यादा होती है इसलिए छोटे, और पास जो सूर्य है इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज इतना छोटा दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हम धरती पर रहते हैं और हवाई जहाज देखते हैं तो कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन पास से देखिएगा तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं हम, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, और अर्सा मेजर बिग पियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, यानी जो हमको तारे का समूह, विभिन्न तारों के विभिन्न समूह जो दिखाई देते हैं तो उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उसी नक्षत्र मंडल के जो है अर्सा मेजर या बिग बियर उसके नाम में। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, कौन, अर्सा मेजर या बिग बियर, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि, सप्त मतलब सात और ऋषि मतलब संत, सात संत, ये 7 तारों का समूह हो जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है, यानी अर्सा मेजर का भाग जो है 7 तारे यानी सप्तऋषि है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों और नक्षत्रों को दिखाए, यानी जो हमारे आसपास के लोग होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, तो उस तरह से बच्चे बोल करके देख सकते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में क्या होता था कि आपका लोग रात्रि के में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जैसे सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और आगे की ओर देखने पे क्या होता है, ध्रुव तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैटर्न बना ना एक तरह से, और ये क्या हो गए, यहाँ पे पैटर्न बना 7 का, और उसी के जस्ट सामने जो है आपके ध्रुव तारा है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्रुव तारा दिखाई दिया। चलिए देखिए, कुछ यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। जो खगोलीय पिंड होते हैं वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते, प्लैनेट जिसको बोलते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीस भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, यानी ग्रीक भाषा का यूज़ किया गया ग्रह के लिए, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, और ये क्या है कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं या एक ग्रह है, कौन, पृथ्वी, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और सूर्य ऊष्मा जो है, प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से मिलता है। किसको, तो हमारी पृथ्वी को। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है वो कौन है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अगला देखते हैं।
कुछ रोचक तथ्यों की बात की जा रही है, यानी कह रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के संग छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं और पृथ्वी से इन छल्लों को आसानी शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। यानी जो बृहस्पति आपसे पूछेगा कि चारों को जो है वो देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो ये छल्ले कितने के पास है? तो 3 के पास है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पत्तियाँ होती है, ठीक है। और पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, हम लोग जब अर्थ से देखते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पे ऐसे आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका क्या, मैं यहाँ पे आपको दिख नहीं पाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ बताने का। जैसे मान लीजिए ये क्या है, सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? तो मरकरी, जिसको बुध बोलते हैं। और सेकंड क्या है कि मार्स हो गया, आपका जो है वो शुक्र है। मार्स थर्ड पे है, आपका शुक्र हो गया। तो पहला बुध हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, और तीसरा क्या होता है? मंगल होता है। अब मंगल के बाद क्या होता है? आपका चौथा क्या है? तो आपका क्या, पृथ्वी है, ठीक है। तो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। बुध हो गया, उसके बाद आपका शुक्र हो गया, और उसके बाद क्या होता है आप मुझे बताइए। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सबकी लाइन बाय लाइन बनी हुई है, ठीक है। और अगला देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा बुध हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि हमारा शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर उसके अलावा मंगल हो गया, और शुद्र पट्टी भी एक बनी हुई, शुद्र ग्रह की पट्टी जो बनी हुई है वो आप देखिए किसके किसके बीच में, मंगल और मार्स और बृहस्पति के बीच में शुद्र ग्रह की पट्टी दी हुई है, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं, हो सकता है आपको डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं इसको ऐसे करके आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। चलिए, जुपिटर हो गया, उसके बाद शनि हो गया, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून हो गया, अरुण, यूरेनस हो गया, और फिर वरुण हो गया, शनि हो गया, और यूरेनस, और आपका ये नेपच्यून जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे दूर नेपच्यून है अर्थ से, ठीक है। यहाँ तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, ये देख लीजिए, ये ठीक है। चलिए, ये तो हो नहीं पा रहा है, रुकिए मैं इसको कुछ उपाय करती हूँ। तो मैं लास्ट में इसको कोशिश करती हूँ इसको डाल देने का, ठीक है ना। चलिए, आप लोग को दिख रहा है क्या? ये इस तरह से हो जा रहा है, तो देखिए इस तरह से ये दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका इस तरह से शेप बना है, ठीक है। तो चलिए इधर ही से मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा, अर्थ को अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे पूरा दिख जाएगा आपको। और उसके अलावा देखिए, यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे जो है वो बोल रहा है कि आपका बुध हो गया, उसके अलावा अलग तरह का दिया हुआ पूरा डिटेल से, और ये जो है वो वीडियो कवर नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, और आपका जो है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, चलते हैं आगे, देख लेते हैं आपको। चलिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो कवर नहीं कर पा रहा है, ऐसे नहीं तो मैं करा देती उसको, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगी एक वीडियो में, उसी का मैं बना के आपको डाल दूँगी, तो आप उसको इसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए मैं अलग स्क्रीनशॉट से आपको बता दूँगी। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि क्या आप जानते हैं, ये बोला जा रहा है कि पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता
है, ठीक है। सोल किसको कहा जाता है, तो सूर्य देवता को। शौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित होता है। क्या होता है, तो सूर्य से संबंधित होता है शौर्य शब्द का, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। शौर्य शब्द का उपयोग करते हुए बहुत शब्दों को लिखने की बात की जा रही है, ठीक है। उसी तरह से देखिए, आपको जानना चाहिए कि शब्द की उत्पत्ति बोला जा रहा है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी इंग्लिश से बने, वो अलग भाषा से, जैसे ग्रीक हमने ऊपर देखा, अंग्रेजी है। तो देखिए ज्योग्राफी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा है, ठीक है। और जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण है। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई आपका शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। यानी कहने का मतलब कि आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानने की बात की जा रही है। तो जीई का क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है, और एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, तो ठीक है, पृथ्वी को लिखना, ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, जियो का क्या मतलब होता है, तो आपका लॉजी हो गया, तो आपका पृथ्वी का अंतर हो गया, यानी जियोलॉजी हो गया तो आप पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। और जियोमेट्री हो गया तो आप पृथ्वी का मापन करेंगे। और जियो ऑइड हो गया तो आप पृथ्वी के आकार को के अनुरूप जानेंगे, ठीक है। चलिए, रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम सभी देखते हैं रात में आसमान को, ठीक है, मोहित हुआ है। और खगोलीय पिंड उनके गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ऊपर में है जो आप देख लेते हैं। चलिए, ये इसको जो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको जो है मैं अलग सेक्शन में कवर कर दूँगी। और देखिए इसमें क्या है कि जो है वही चीज़ उसमें दी हुई है, ठीक है। तो क्योंकि वीडियो नहीं बन पा रहा है तो इसलिए मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह। उपग्रह किसका है, पृथ्वी का। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, कौन, तो चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी 7 है जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश मिलता है हमको सूर्य से, ठीक है। इनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है और कुछ के पास जो है चंद्रमा भी है, ठीक है। अभी हमने न्यूज़ में भी पढ़ा है कि अभी जो है वो बृहस्पति का चंद्रमा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जिसको उपग्रह बोलते हैं। उसके अलावा क्या है कि सौरमंडल की बात की जाती है। सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह हो गए, उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको पूछेगा 1 में कि आप सौरमंडल का निर्माण किन किन से, तो आपको इन सबको देना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और आपको जो है खगोलीय पिंड में क्या होता है, तो आपका शुद्ध ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। आपको इसके जगह पे ये दोनों भी दे सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम सौर परिवार के का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है और इसका मुखिया क्या है, सूर्य होता है। देखिए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य जो है वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। वो बहुत बड़ा है, कौन, सूर्य, और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, कौन, तो आपका जो सूर्य का खिंचाव है। सूर्य जो है सौरमंडल के सभी के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगला देखिए हमारा जो बोल रहा है ग्रह, तो ग्रह कितने हैं, तो 8 है, ठीक है। उसके अलावा सौरमंडल में 8 है। सूर्य के दूरी के अनुसार बोला जा रहा है, तो ये मान लीजिए सूर्य है और इसके दूरी के अनुसार आप देख लीजिए, सूर्य से दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार भी होता है, ठीक है। तो पहले पास कौन है, तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून सबसे लास्ट में है। और बुध जो है जिसको मरकरी, वो सबसे पास्ट में है।
और मैंने आपको बताया था कि आपका जो बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट है किसके बीच, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। देखिए, आप अगर इसको याद कर लेते हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि सूर्य से कौन ग्रह कितने दूरी पे है। ठीक है, तो देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नॉट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मैं भी EMJ, ठीक है, ऐसे भी MB EMS और UN हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वे रास्ते दिक्वृत्ताकार में फैले हुए हैं, वे कक्षा कहलाते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बहुत सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, मैंने बता दिया है। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे केवल 88 दिन लगते हैं। किसको, तो बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसका आकार और आकृति क्या है, लगभग पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, किसको, तो शुक्र को, सूर्य मैंने बोल रही हूँ, तो आप याद रखिएगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु क्या हुआ था कि खगोलीय संगठन ने अगस्त 2006 में क्या किया कि यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य जो खगोलीय पिंड 2003 यूबी सीरस एवं प्लेटो दोनों ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, यानी अब ये प्लेटो और एक और जो था जिसका नाम क्या था, खगोलीय पिंड 2003 यूबी इसको बोला जाता था। तो 2000, देखिए थोड़ा सा ये और भी नाम है, देखिए क्या है, तो 2003 UB 313, तो सीरस हो गया इस तरह से। ठीक है, पृथ्वी की बात की जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास यानी ऊपर वाला जो पोल होता है वो ध्रुव होता है, थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभाप कहते हैं। भू आप कहते हैं किसको, पृथ्वी को। भू आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, भू आप का अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के समान आकार को कहते हैं। जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः जो है वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, अर्थ पे ही जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो जीवन गैस होता है। ठीक है, हम सभी पेड़ पौधे जानवर क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं ना। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, यानी जीवन है तो वो अद्भुत है। देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई दे पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो 2/3 क्या है, वाटर है। ठीक है, ऑन अर्थ। ठीक है, ऑन अर्थ। देखिए मेरे पास वो नहीं है, पेन नहीं है, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जब अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं पेन को ले लूँ। चलिए, चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है और हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा ही है और कोई नहीं है। इसका व्यास जो है वो जो डायमीटर है चंद्रमा का पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यानी जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए ये है हमारा अर्थ, तो इसका 1/4 जो है वो आपका व्यास है। किसका, आपका चंद्रमा का। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के से अन्य खगोलीय पिंडों के सबसे नज़दीक है। ठीक है, और ये क्या है कि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन, हमारी चंद्रमा। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर लीजिए कि अब अभी तक हम लोग किसको देखे थे, पृथ्वी और चंद्रमा को। अब सूर्य और चंद्रमा की दूरी की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए ये क्या है, तो ये देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है, मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पे गिर रहा है
और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, और उपग्रह कहाँ बोल गया तो कक्षा में प्रवेश हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे जो रोचक तत्व दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं देखिए, अगर आपको मेरा चैनल मतलब मैं आपको नॉलेज जो दे रही हूँ, वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे दूसरे लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुँच पाए और वो भी हमारे वीडियो का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं और आगे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहूँगी। ठीक है, और ये जो आपको कंटेंट मैं दे रही हूँ वो यूपीपीसीएस सीटेट या फिर जो भी टीचर या फिर यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी सारे एग्ज़ामों में रेलवे एनटीपीसी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सब को कवर करेगा ये हमारा एनसीईआरटी। क्या आप जानते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो प्रकाश की गति जो है वो प्रति सेकंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर रन करती है प्रकाश की गति सेकंड में। इस गति के बावजूद जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, यानी जो सूर्य की रोशनी है वो 8 मिनट ले ही लेती है। चलिए रोचक तत्व देखते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम करा था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो चंद्रमा पे पहली बार गए थे। मालूम करें कि क्या कोई भारतीय? तो आपका राकेश शर्मा थे ना। चलिए अगला देखते हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? कि खगोलीय पिंड है जो उपग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी कहने का मतलब कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है और जो ग्रहों के चारों ओर की ओर सबसे चक्कर लगाता है, उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए क्या है कि हमारा जो बोला जा रहा है तो हमारा मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ठीक है, और यह क्या है कि यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी संचार माध्यम देना है। ठीक है, तो जो सैटेलाइट बनाया जाता है जो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, तो देखिए बाढ़ वगैरह आता है या फिर साइक्लोन वगैरह का पूर्वानुमान, यानी बारिश होगी मतलब साइक्लोन टर्नाडो ये सब तरह का जो भी आता है तो हमको ये हम लोग जो टेलीकम्युनिकेशन वगैरह कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजते हैं उसी से हमको टीवी जो चलता है वो भी काम करता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है तथा पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जो है वो इनसेट है, IRS है, उसके अलावा एडुसेट भी है, इत्यादि है जो उपग्रह जो भेजा गया है अंतरिक्ष में। ठीक है, अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है, तो कह रहा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 27 दिनों में लगभग। ठीक है, इतने लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, यानी हम पृथ्वी से जो देखते हैं ना एक ही भाग चंद्रमा का हम देख सकते हैं, एक ही भाग। चंद्रमा की परिस्थितियां जो होती है जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उसकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन, ठीक है, महीना में एक बार आता है ना। ठीक है, और 15 दिन के बाद नहीं देख पाते हैं। क्षुद्र ग्रह देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो होते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के 7 ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी ग्रह जब टूटता है तो क्या बनते हैं? तो क्षुद्र ग्रह बनते हैं, लेकिन वो थोड़े जो होते हैं वो ग्रह के भाग रहते हैं। ठीक है, थोड़े क्या बहुत।
लेकिन समय के साथ वो टूट जाते हैं। उल्का पिंड, देखिए उल्का पिंड जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये जो है वो उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो है वो क्या है, पृथ्वी जो इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। ठीक है, मतलब ये गिरने पास में आ जाते हैं, जिससे डर लगता है कि गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वायु के साथ घर्षण होता है और ये जल जाते हैं और पृथ्वी पे नहीं आ पाते। नहीं तो सोचिए किसी के भी घर पे गिरेगा, कहीं पे गिरेगा तो नुकसान होगा। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होते हैं और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला जो लोनार झील सुनते हैं तो वो भी उल्का पिंड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इसी गंगा का, आकाश गंगा का क्या एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है वह आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती है। ठीक है, यानी प्राचीन समय कल्पना था कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी, तुलना की जाती थी। इस प्रकार इसका नाम जो आकाश गंगा पड़ गया, और इस कारण से क्या है कि आपका आकाश गंगा पड़ गया। ठीक है, आकाश गंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का एक प्रणाली है। तो आकाश गंगा क्या है, तो इन सब चीज़ों का एक प्रणाली है, इसमें तारे, बादल और गैस है। इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ठीक है, कि कितना बड़ा है ब्रह्मांड। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, चलिए देखिए पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है कि पृथ्वी के बाद सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड हमने जो पढ़ा है चैप्टर में, वो देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो चैप्टर जो फर्स्ट है क्लास 6 का वो कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको मेरा चैनल पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। ठीक है, और इस तरह से आपका मैं दूसरा वाला जो मैपिंग था उसको मैं अभी थोड़ी देर में डाल देती हूँ। ठीक है, तो चलिए थैंक यू आपका।